सैमुअल जॉनसन जिसके मेजर राइटर हैं। तो 18th सेंचुरी का ये दौर था कि एन उस समय इंग्लैंड की महारानी बनी, शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी उस समय अचानक से बढ़ी और वन एक्ट का जो प्ले है वो उस दौर में पॉपुलर हुआ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें कवर होगी ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। सेंचुरी शुरू होती है, क्वीन एन इंग्लैंड की क्वीन बनती है और उसी के साथ शुरू होती है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज क्यों बोला जाता है इस एज को, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। 18th सेंचुरी शुरू होती है ऑगस्टन एज और ऑगस्टन एज के राइटर्स का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है क्लासिकल वर्क्स की तरफ। जो ग्रीक और लैटिन में लिखे गए थे वर्क्स, क्लासिकल वर्क्स, तो इस ऑगस्टन एज के राइटर्स ने उन क्लासिकल राइटर्स को कॉपी किया। खुद की इमेजिनेशन इनकी गायब हो गई। लाइफ की रियलिटीज़ पर इन्होंने फोकस किया। ऑगस्टन राइटर्स ने क्रिएशन से ज़्यादा क्रिटिसिज्म पर फोकस किया इन्होंने। इस एज में थॉट्स की ओरिजिनलिटी इतनी मायने नहीं रखती थी, बल्कि लिटरेचर में परफेक्शन मायने रखता था। लिटरेचर में परफेक्शन हो इस बात पर फोकस किया जाता था। जब ये ऑगस्टन एज शुरू होती है तो इसमें सबसे बड़े, सबसे ओल्ड यानी कि एजड राइटर थे जोनाथन स्विफ्ट। शुरुआती सबसे बड़े ऑथर थे दोस्तों ये, जिनका जन्म हुआ था आयरलैंड में। इन्होंने 17th सेंचुरी यानी कि रेस्टोरेशन एज में भी काफ़ी स्ट्रगल किया था, लेकिन पहचान इनको जाकर मिली इस ऑगस्टन एज में। जब ये अंडर सेक्रेटरी काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो इन्होंने अपना वर्क लिखा, बहुत ही फेमस वर्क, बैटल ऑफ बुक्स, जो कि जॉन ड्राइडन पर इनका सटायर था। फिर बाद में इन्होंने लिखा था क्रिश्चियनिटी पर एक सटायर, अ टेल ऑफ अ टब। ये दोनों वर्क्स इन्होंने बहुत पहले ही लिख लिए थे, लेकिन 1704 तक इनको दोनों को पब्लिश नहीं करवाया। फिर इनकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल राइटिंग सामने आती है, द कंडक्ट ऑफ द अलाइज। दोस्तों, जोनाथन स्विफ्ट की एक खास बात होती थी कि ये अपने दोस्तों को तो अच्छा सर्व करते थे, लेकिन एनिमीज को पनिश करने में ये जरा भी कसर नहीं छोड़ते थे। जैसे कि जॉन ड्राइडन, ये एक आयरिश राइटर थे, तो ये आयरलैंड को हमेशा डिफेंड करते थे। जैसा कि आप इनका एक फेमस वर्क देख रहे हो, गलिवर ट्रैवल्स। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये और ज़्यादा स्ट्रेस में आकर अपने सटायर्स को बिटर और हार्श टोन में लिखने लगे। इनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी और बहरापन आ गया था, तिलमिलाट और चक्कर आते थे, मिर्गी और पागलपन से सफ़र किया था इन्होंने, और 1745 में इनकी डेथ हो गई। अब इस एज को इतने बड़े बड़े वर्क्स दिए हैं जोनाथन स्विफ्ट ने, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इनकी राइटिंग्स ओकेजनल होती थी, यानी कि ये एक प्रोफेशनल राइटर नहीं थे। लाइफ की बहुत सारी बुरी सर्कमस्टेंसेस से ये निकले थे और उन्हीं पर ये लिखा करते थे अपना गुस्सा निकालने के लिए। ड्राइडन ने तो ऐसा कहा था इनको कि तुम कभी पोएट नहीं बन सकते, तो इन्होंने उन पर सटायर करने के लिए बैटल ऑफ बुक्स लिखा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अपने वर्क्स को बेनाम नाम से पब्लिश करवाते थे, खुद का नाम नहीं लिखते थे अपने वर्क्स पे। और इनका राइटिंग्स लिखने का ये कोई मकसद नहीं था कि ये सोसाइटी में सुधार लाएं, और इनकी राइटिंग्स में आपको उसी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जिसमें ये रहते थे। जोनाथन स्विफ्ट का सटायर लिखने का पैटर्न बहुत हद तक एक क्लासिकल रोमन सटायरिस्ट थे, हुविनल, उनके सटायर जैसा होता था। इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में नोवेल्स लाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। पॉलिटिक्स में भी बहुत हद तक ये जुड़े हुए थे दोस्तों। इन्होंने अपने सटायर वाले आर्ट का यूज़ किया है पॉलिटिकल पैम्पलेट्स वगैरह लिखने में। अब इसी वक्त ब्रिटेन में एक लिटरेरी और सोसाइटी जनरल शुरू हुआ था, जिसका नाम था द टैटलर। इसको शुरू किया था रिचर्ड स्टील ने 1709 में। द टैटलर का नाम याद रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये इस एज में, ये जो जर्नल है ये बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जर्नलिज्म इस एज की बहुत ज़रूरी याद रखने वाली चीज़ है। फिर इसी जर्नल को रिप्लेस किया था द स्पेक्टेटर ने 1711 में। दोस्तों, दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने प्रोज राइटिंग को बढ़ाया था इस टाइम पर, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। दोस्तों, इन दोनों ने कोशिश की कि ये लिटरेचर और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखें, यानी कि लिटरेचर को पॉलिटिक्स से दूर रखें। लेकिन खैर, इस एज में सटायरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, पॉलिटिक्स से भी बहुत ज़्यादा राइटर जुड़े हुए थे। 1711 में इस एज में एक बहुत बड़े राइटर अलेक्जेंडर पोप ने अपना करियर शुरू किया, अपना वर्क एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म को पब्लिश करवाकर। नेक्स्ट ईयर पोप ने रेप ऑफ द लॉक को पब्लिश करवाया 1712 में। अब इन दोनों जनों ने, जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप, इन दोनों ने ऑगस्टन एज को डोमिनेट किया है दोस्तों। जोनाथन स्विफ्ट तो सटायर्स लिखते थे प्रोज के अंदर और अलेक्जेंडर पोप लिखते थे अपनी पोएट्री के अंदर। अलेक्जेंडर पोप ने अपने दो बड़े वर्क्स को पब्लिश करवाने के बाद क्लासिकल राइटर्स हॉरेस को कॉपी किया।
और फिर इन्होंने एपिस्टल टू ऑगस्टस को लिखा किंग जॉर्ज सेकंड के लिए। उस वक्त इंग्लैंड का किंग था किंग जॉर्ज सेकंड, तो उनके लिए लिखा था। ऑगस्टस एक रोमन किंग था, तो उसी के कई सारे वर्क्स को, उसी की एज के राइटर्स के कई सारे वर्क्स को इस एज में कॉपी किया गया था, तो इसलिए इस एज को ऑगस्टन एज बोला जाता है। और उस वक्त पोइट्री का जैसा स्टाइल था वेल मैनर्ड, पॉलिटिकल और सटायरिकल टाइप की, वैसी ही कुछ इस टाइम की पोइट्री का स्टाइल है, यानी कि ऑगस्टन एज की पोइट्री का स्टाइल है। किंग ऑगस्टस के टाइम के राइटर्स थे होरेस, वर्जिल और ओविड, उनको कॉपी किया था, क्लासिकल वर्क्स को कॉपी किया था, तभी इस एज को नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी इस एज को ऑगस्टन एज बोलना ज़्यादा सही रहेगा। और दोस्तों इस एज को एज ऑफ रीजन्स भी बोला जाता है। और इस एज की सबसे खास बात ये थी कि इस एज में प्रिंटेड मटेरियल जो था वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था, यानी कि रीडर्स के लिए भी सस्ता हो गया था और ऑथर्स के लिए भी सस्ता हो गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1793 में एक प्रेस रेस्ट्रिक्शन एक्ट आया था, जिसके तहत ये कहा गया कि प्रिंटिंग स्ट्रक्चर को अब गवर्नमेंट की कंट्रोल में नहीं रखा जाएगा, प्रिंटिंग प्रेसेस जैसे चाहे वैसे प्रिंट कर सकती है, आज़ादी है। तो इसके बाद में सभी टाइप का लिटरेचर चारों तरफ फैल गया, न्यूज़पेपर्स बहुत छपने लगे। तो इससे उस टाइम के पॉलिटिशियंस जो थे उन्होंने उस टाइम की जर्नलिज्म की पावर को जाना कि जर्नलिज्म में कितनी पावर है, तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स को ब्राइब करना शुरू कर दिया, रिश्वत खिलाना शुरू कर दिया। और इससे रिलीजन की तरफ भी लोगों का झुकाव थोड़ा कम हो गया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी था, यानी कि पढ़ने लिखने वालों के नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। अगर प्रिंटिंग मटेरियल सस्ता हो गया तो बुक्स भी सस्ती हो गई, बुक्स सस्ती हो गई तो पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, जनता लिटरेट हो रही थी। और ये एज थी एनलाइटनमेंट की एज, जिसने क्लियर रैशनल मेथड्स को एक्सेप्ट किया, एज ऑफ रीजंस थी ये। लेकिन दोस्तों लिटरेचर की बात की जाए तो इस एज में लिटरेचर बहुत ही नॉनसेंस लिखा गया। दूसरा, इस टाइम के शुरुआती राइटर्स को पॉलिटिशियंस फंड करते थे, तो ऑथर्स क्या करते थे, अपने एज की क्राइम्स और बुराइयों को ही दिखाते थे, बुराइयों को ही लिखते थे, तो इसको एज ऑफ स्कैंडल भी बोला गया। सारे लिटरेरी फॉर्म्स में पोएट्री, ड्रामा और प्रोज सब में सटायर्स का यूज किया जाता था। ये राइटर्स क्या करते थे, अपनी ही एज के किसी ना किसी स्पेसिफिक ऑथर को टारगेट कर रहे होते थे। तो एक आने वाले अननोन रीडर को कैसे पता चलेगा, आने वाली जनरेशन के अननोन रीडर को कैसे पता चलेगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि इस एज की हिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी थी अगर इस एज की लिटरेचर को समझना है तो। इसलिए इनका लिटरेचर इन्हीं तक सिमट कर रह गया। यही नहीं, पोएट्री में भी ये एक दूसरे पर कमेंट्स करते थे। नोवेल्स में भी आप देख लो, नोवेल्स में भी एक दूसरे को जवाब देने के लिए, एक दूसरे को रेस्पॉन्स देने के लिए नोवेल्स लिखी गई। जैसे सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग। सैमुअल रिचर्डसन ने लिखी पैमेला, तो हेनरी फील्डिंग ने एलिजा हेवुड के साथ मिलकर रिचर्डसन की नोवेल पर एक सटायर करने के लिए नोवेल लिखी। ऐसे ही लॉरेंस टर्न और टोबायस स्मॉलेट के बीच में ऐसी ही नोवेल का बैटल चल रहा था। प्लेस भी दूसरे प्लेस का मजाक उड़ाने के लिए लिखे जाते थे, या फिर ऐसे लिखे जाते थे कि उसका प्ले इतना सक्सेसफुल है तो मुझे भी ऐसा प्ले लिखना चाहिए कि उसका प्ले पीछे रह जाए। हेनरी फील्डिंग भी पहले एक प्ले राइट थे, वो प्लेज में सटायर लिखा करते थे, बाद में वो नोवेलिस्ट बन गए। अब इस टाइम के राइटर्स सटायर्स लिखा करते थे। इस एज में राइटर्स को कौन समझाता कि आज तो इस टाइप का लिटरेचर लिखकर फन क्रिएट किया जा सकता है, अपना गुस्सा निकाला जा सकता है, एंटरटेनमेंट दिया जा सकता है आज के रीडर को। लेकिन आने वाली जनरेशन्स को इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। उनके लिए ये लिटरेचर किस काम का होगा जब इस एज में सारे राइटर्स एक दूसरे पर सटायर कर रहे हैं। तो अब मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं प्रोज राइटिंग को डिस्कस करता हूं, इस एज की प्रोज राइटिंग। प्रोज राइटिंग में सबसे पहले एसेज के थ्रू सटायर होता था। मैंने आपको बताया प्रोज को डेवलप करने का काम किया था, एसेज को डेवलप करने का काम किया था जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने स्पेक्टेटर को लिखकर। स्पेक्टेटर दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल जर्नल है इस टाइम का। इसी के आने के बाद पॉलिटिशियंस को न्यूज़पेपर और प्रेस की पावर का पता चला। उन्होंने इसके आने के बाद प्रेस को पैसे खिलाने शुरू कर दिए, और इन पॉलिटिशियंस में पैसे खिलाने में सबसे बड़ा नाम था रॉबर्ट हर्ली का दोस्तों। अब ऐसे में लंदन के कुछ बुक सेलर्स के ग्रुप ने एक वेल नॉन एसेस्ट सैमुअल जॉनसन को कमीशन दिया और कहा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सेट करके कुछ ऐसे रूल्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ तैयार करो जिससे इंग्लिश लैंग्वेज को फ़ायदा हो। तो सैमुअल जॉनसन ने अपने 9 साल तक मेहनत करके अपने 6 असिस्टेंट्स के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पहली डिक्शनरी बनाई।
सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश लैंग्वेज को डिक्शनरी देकर बहुत ही कमाल काम कर दिया था, क्योंकि इनको लेटर्स ऐसा कर पाना तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब इनको लेटर्स की और वर्ड्स की एक यूनिक नॉलेज हो। मैं आपको बता देता हूं कि सैमुअल जॉनसन ने इस डिक्शनरी में हर एक वर्ड को डिटेल से बताया है, बहुत सारी कोटेशंस का यूज़ किया है हर एक वर्ड को बताने के लिए। और इस डिक्शनरी में लगभग 40,000 वर्ड्स थे और 1,14,000 कोटेशंस, जिन सब को सैमुअल जॉनसन ने अपना पर्सनल टच दिया था। जॉनसन ने ये काम क्या कर दिया कि सभी उनकी तारीफ करने लगे, फिलोसोफर्स, पोइट्स वगैरह सब इनको पसंद करते थे। तभी मैं भी कहता हूं कि सैमुअल जॉनसन इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड फिगर थे दोस्तों। प्रोज राइटिंग को देखते हुए मैं कहूँगा कि इस टाइम पर एक बहुत बड़े प्यूरिटन राइटर थे दोस्तों, डैनियल डेफो। वो एक जर्नलिस्ट थे और इनका सबसे फेमस वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो, जिसकी बात मैं आगे करूँगा। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देता हूँ दोस्तों। एडम स्मिथ का नाम आप सभी ने सुना होगा, फादर ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने ही अपने वर्क वेल्थ ऑफ नेशंस को लिखा था। लेकिन दोस्तों 1759 में इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था, थियोरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, जिसमें इन्होंने सेंटिमेंट पर फोकस किया। इस वर्क ने आगे सेंटिमेंटल नॉवेल्स को लिखने में बड़ा इन्फ्लुएंस किया। दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑगस्टन एज में सेंटिमेंटल लिटरेचर भी बहुत ज़रूरी है। एडम स्मिथ का वैसे ग्रेट वर्क तो वेल्थ ऑफ नेशंस ही है, 1776 में लिखा था जिसे इन्होंने। उसमें इन्होंने मॉरलिटी और सेंटिमेंट की कोई बात नहीं की। क्योंकि मैं प्रोज राइटिंग की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों जर्नलिज्म और प्रोज राइटिंग से इस एज में नोवेल्स का लिखना भी शुरू हो गया। इससे पहले नोवेल्स लिखी जा चुकी थी, कई बार कई ऑथर्स ने लिखी थी, लेकिन इस एज में नोवेल्स लिखना कुछ ज़्यादा हो गया। उसके 2-4 रीज़न थे, मैं आपको आगे बताऊंगा। नोवेल्स लिखने की शुरुआत ही जर्नलिस्ट ने की थी, जैसे डैनियल डेफो, उन्होंने अपना वर्क लिखा था रॉबिन्सन क्रूसो। फिर दोस्तों जोनाथन स्विफ्ट, उन्होंने भी गलिवर ट्रैवल्स को लिखा था। मैंने कई बार बताया कि डैनियल डेफो ने अपने इस नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो को एक अलेक्जेंडर सेल्क्रिक नाम के एक आदमी थे, उनके एक्सपीरियंस पर लिखा है। डैनियल डेफो और जोनाथन स्विफ्ट ने जब इस टाइप की नोवेल्स लिखी तो इसके बाद में डेवलप हुई सेंटिमेंटल नोवेल्स। और सेंटिमेंटल नोवेल्स लिखने का सबसे पहला ट्राई किया था सैमुअल रिचर्डसन ने अपनी नोवेल पैमेला को लिखकर। फिर ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने विकर ऑफ वेकफील्ड, लॉरेंस स्टर्न ने ट्रिस्ट्रम शैंडी, और लॉरेंस स्टर्न की ही एक और नोवेल सेंटिमेंटल जर्नी। तो ऐसे ही बहुत सारी सेंटिमेंटल नोवेल्स भी आ गई इसी टाइम पर, बहुत डेवलप हो गई थी सेंटिमेंटल नोवेल्स। सैमुअल रिचर्डसन ने पैमेला को लिखकर एक अच्छी कोशिश की नोवेल्स लिखने में, लेकिन हेनरी फील्डिंग ने उनकी नोवेल को सटायर करने के लिए शैमेला को लिख डाला और फिर जोसेफ एंड्रयूज को लिख डाला। हेनरी फील्डिंग बहुत हद तक अपनी नोवेल्स का प्लॉट सैमुअल रिचर्डसन जैसा ही रखते थे। इन्हीं दोनों की तरह इस एज में 2 और नॉवेलिस्ट थे जो एक दूसरे के वर्क्स पर सटायर करते थे, जो कि थे स्टर्न और स्मॉलेट। स्टर्न और स्मॉलेट एक दूसरे की नोवेल्स के रेस्पॉन्स में नोवेल्स लिखा करते थे। लॉरेंस स्टर्न तो एक क्लर्जीमैन थे, जबकि स्मॉलेट एक जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर और हिस्टोरियन थे। तो लॉरेंस स्टर्न एक सटायरिकल बैकग्राउंड से आते थे, जबकि स्मॉलेट एक जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से आते थे। 19th सेंचुरी की नोवेलिस्ट जो आप देखोगे, 19th सेंचुरी में जो भी नोवेलिस्ट आप देखोगे, वो उनके सारे प्लॉट्स स्मॉलेट के प्लॉट्स की तरह होते थे। दोस्तों इसी एज में प्रोज के अंदर सटायर्स भी लिखे जाते थे, जैसे अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट और जॉन गे। लेकिन इनमें बड़े नाम थे जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप के। दोस्तों इन दोनों की जब डेथ हुई तो इन्हीं के साथ में ऑगस्टन एज को ख़त्म माना जाता है, और इनके बाद में सैमुअल जॉनसन इस वक्त के बड़े लिटरेरी फिगर बन गए। तो उनकी एज को बोला जाता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। पहले ऑगस्टन एज, फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये तो हो गई इस एज के प्रोज की बात। अब मैं बात करता हूँ इस एज की पोएट्री। मैंने आपको बताया था पोएट्री के अंदर भी सटायर आपको देखने को मिलता है। पोएट्री के सटायर को डोमिनेट किया था दोस्तों अलेक्जेंडर पोप ने। प्रोज के सटायर्स में तो बड़ा नाम था जोनाथन स्विफ्ट का, लेकिन पोएट्री में सटायर जो लिखते थे बहुत अच्छा, वो लिखते थे अलेक्जेंडर पोप। दोस्तों पोप के पोएट्री में तो कम राइवल्स थे, बल्कि पर्सनली इनके ज़्यादा एनिमीज थे। अलेक्जेंडर पोप अपने एनिमीज को बुलाते थे डंसीज कहकर। डंसीज का मतलब क्या होता है ये आप खुद सर्च करो। और इस टाइम पर पोएट्री लिखने में इनके एक बहुत बड़े राइवल थे एम्ब्रोस फिलिप्स, और अलेक्जेंडर पोप के दोस्त थे पोएट्री राइटिंग में जॉन गे। इस ऑगस्टन एज में सबसे बड़ा काम किया अलेक्जेंडर पोप ने क्लासिकल वर्क्स इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट करके। और इनके अलावा
सारे के सारे पोएट्स इस टाइम पर क्लासिकल वर्क्स पर ही काम करते थे, यानी कि क्लासिकल वर्क्स को ट्रांसलेट करना अपने नए तरीके से। तो इस टाइम पर पोएट्री के अंदर जब सटायर्स पे सटायर्स लिखे जा रहे थे, तो इस टाइम पर दो ऐसी पोएट्री भी आई जो अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी, किसी को सटायर करने के लिए नहीं लिखी गई थी। पहली थी जॉन डायर की ग्रांगर हिल और दूसरी थी जेम्स थॉमसन की विंटर। फिर इनके बाद में थॉमस ग्रे भी आ गए अपनी पोएट्री एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड को लेकर। दोस्तों, थॉमस ग्रे ने एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड को लिखा था, तो इनकी पोएम इतनी फेमस थी ये कि इस पोएम के नाम पर ही, थॉमस ग्रे के नाम पर ही, इस टाइम पर जो रोमांटिक एलिमेंट्स में पोएट्स लिखा करते थे तो उनको चर्चयार्ड पोएट्स या फिर ग्रेवयार्ड पोएट्स बोला जाता था। और इसके बाद में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने भी अपना हाथ आजमाया पोएट्री के अंदर, और ये हो गई इस एज की पोएट्री की बात। दोस्तों, पोएट्री की बात मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं की क्योंकि पोएट्री के अंदर इस एज में सिर्फ अलेक्जेंडर पोप ने डोमिनेट किया था, क्योंकि इस एज की पोएट्री के अंदर सिर्फ ज़्यादातर सटायर लिखे जाते थे और पोएट्री में इस एज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अलेक्जेंडर पोप ही है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ ड्रामा की, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्रामा इस एज में कहाँ चला गया और नोवेल्स की डेवलपमेंट में ड्रामा का क्या रोल है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1737 में, जब इस टाइम पर एक लाइसेंसिंग एक्ट आया था जिसके चलते ड्रामा पर सेंसर लगाया गया। क्योंकि मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, तो रेस्टोरेशन एज में ड्रामा को खुली छूट मिल गई थी, जिस वजह से ऑगस्टन एज आते आते ड्रामा जो है वो मेलोड्रामा बनते जा रहे थे, सटायर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ये समझ लो कि इसके बाद ड्रामा के बुरे दिन आ गए। 1737 में ये लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया और इस टाइम पर ड्रामाज के ऊपर सेंसर लगाया गया। क्योंकि दोस्तों, चार्ल्स सेकंड तो ड्रामा का बहुत बड़ा लवर था, लेकिन उसके बाद के जो राजा और रानी आए, किंग और क्वींस आए, उनको प्लेज बिल्कुल पसंद नहीं थे, मतलब प्लेज में इतना इंटरेस्ट नहीं था। अब आम लोगों के लिए ड्रामा परफॉर्म किए जाने लगे तो उन पर सेंसर आ गया। तो हेनरी फील्डिंग इनमें एक प्लेराइट थे, वो नोवेल्स लिखने लगे, ड्रामाज लिखते थे, वो नोवेल्स लिखने लगे। हेनरी फील्डिंग दोस्तों बड़े दम वाले राइटर थे इस टाइम पर, ये पीएम से भी उस टाइम पर टक्कर लेने से नहीं डरते थे। उस वक्त इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट वालपोल, तो उनसे भी टक्कर लेने से नहीं डरते थे ये। अब लाइसेंसिंग एक्ट बोलता था कि किसी भी प्ले को परफॉर्म करने से पहले उस प्ले को सेंसर चेक करेगा, सेंसर पास करेगा तभी जाके ड्रामा परफॉर्म होगा। तो ऐसा वाला सिस्टम हो गया। तो इस पर सैमुअल जॉनसन ने सटायर लिखा, उस सटायर का नाम था अ कंप्लीट विंडिकेशन ऑफ लाइसेंसर्स ऑफ द इंग्लिश स्टेज। हालांकि ये विंडिकेशन था नहीं। तो इस सटायर का लिखने का मकसद ये था कि क्रिएटिविटी पर सेंसर का क्या काम। अब सेंसर लगा दोगे तो कोई भी ड्रामेटिस्ट अपनी क्रिएटिविटी दिखाने से पहले 10 बार सोचेगा कि सेंसर इसको आगे चेक करेगा, पास करेगा, तभी मेरे ड्रामास पास होंगे आगे। अब सारे प्लेराइट्स हेनरी फील्डिंग तो नहीं थे, जिनको ड्रामाज में अगर नहीं मिल रहा कुछ तो जाकर के नोवेलिस्ट बन गए। तो जो बाकी के प्लेराइट्स थे उन्होंने क्या किया, पुराने ड्रामास को परफॉर्म करवाना शुरू कर दिया। अब पुराने ड्रामास को परफॉर्म किए जाने से क्या हुआ, प्लेराइट्स को ये पता चला और जनता को भी ये पता चला कि विलियम शेक्सपियर तो बड़े ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे। यानी कि अब ये लाइसेंसिंग एक्ट आ गया, ड्रामेटिस्ट की रोजी रोटी जो है वो कम हो गई, मतलब एक तरह से रोक लग गई। तो उन्होंने पुराने ड्रामास को देखा, तब उनको पता चला कि शेक्सपियर बहुत ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे। तो सीधी सी बात है, इससे शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी बढ़ी, इसी एज में जाकर के बढ़ी थी। पहले भी थी पॉपुलैरिटी, लेकिन सबसे ज़्यादा इस एज में जाकर बढ़ी थी, क्योंकि ओल्ड प्लेस को परफॉर्म करवाया जा रहा था। क्योंकि इस एज में लोग ऐसे ड्रामास देखते थे जो सेंटिमेंटल कॉमेडी टाइप के होते थे। शेक्सपियर के ड्रामास को देखने के बाद तो इनका टेस्ट ही बदल गया। फिर दोस्तों, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने भी इस वक्त पर अपना एक ड्रामा लिखा था, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। और रिचर्ड शेरिडन, उन्होंने भी ये सेंटिमेंटल कॉमेडी के एक तरह से उसको रेस्पॉन्स में लिखा था अपना द राइवल्स। वैसे ये ड्रामाज मैंने पढ़ा रखे हैं। अब दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते करते कुछ की फैक्ट्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस एज के कुछ की फैक्ट्स आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मॉक एपिक का यूज़। दोस्तों, मॉक एपिक को इन्हीं ऑगस्टन्स ने ढूंढा था। दूसरा, नियो क्लासिसिज्म, यानी कि ये क्लासिकल लिटरेचर को फॉलो करते थे। तीसरा, नॉवल का जन्म जो हुआ था इसी एज में हुआ था, जर्नलिज्म के थ्रू। पॉलिटिकल क्रिटिक्स इस एज में बढ़ गए थे। प्रिंट की टेक्नोलॉजी की वजह से प्रिंटिंग
में पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई थी, यानी कि